कुमारे साहब ने ये मोर्चा निकाला था और उस मोर्चे में मेरी पत्नी, मैं, मेरे बच्चे वगैरह सब शामिल थे और पूरा गोंदिया शहर में जितने भी बीड़ी बनाने वाले थे वो शामिल हुए। कितनी पीढ़ियों से हमारे भाई बहन दिन के 18 घंटे कमर तोड़ मेहनत कर बीड़ी बनाते हैं, पर उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ उपेक्षा, काम से निकालने की धमकी। तो क्या हमारे गरीब मजदूरों का पेट भर खाना और इज्जत से शरीर को छुपा सके, क्या इतनी मजदूरी का भी हक नहीं? हमें लड़ना होगा, संगठित होना होगा और इसीलिए हम बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना करते हैं। भारतीय इतिहास की 19वीं सदी को अगर हम मजदूरों के संदर्भ में देखते हैं तो पूरी सदी डॉक्टर बाबा साहब के नाम रही, जिन्होंने इस देश के हर क्षेत्र और श्रेणी के मजदूरों को उनके हक और न्याय दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून मंजूर करवाए। उसी के फलस्वरूप सरकारी तथा निजी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने अपने हकों को मालिकों से प्राप्त करना शुरू किया। फिर भी देश में ऐसे अनेक क्षेत्र थे जहां कानूनन मजदूरों को दी जाने वाली सहूलतें और हक की गूंज नहीं पहुंच पाई थी और उनका शोषण बदस्तूर जारी था। विशेषतः तत्कालीन मध्य प्रांत के दलित श्रमिक तथा गरीब बीड़ी मजदूर जो गांव और कस्बों के बीड़ी कारखानों में दिन रात मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जिन्होंने गरीबी, अशिक्षा और असीमित कष्ट को ही भगवान का दिया जीवन समझ लिया था। तब आजादी के पहले उस व्यवस्था से लड़ने के लिए खड़े हुए जय भीम के जनक कामठी निवासी बाबू हरदास एलन, मगर उनके असामयिक निधन के बाद कानूनी दांवपेचों से अनभिज्ञ मध्य प्रांत में फैले मजदूरों को फिर से कारखाना मालिकों ने अपने जाल में फांस लिया था और तभी फिर उसी कामठी शहर से मजदूरों के लिए एक आवाज उठी। वह आवाज थी एडवोकेट नारायण हरि कुंभारे, जो पेशे से वकील थे, मगर उन्होंने उस डिग्री का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि मजलूमों और मजदूरों को उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक हक और अधिकार दिलाने के लिए किया। किसी ने उन्हें मजदूरों का मसीहा कहा, तो किसी ने हृदय सम्राट, तो किसी ने कर्मवीर की उपाधि से नवाजा, जिन्होंने बाबू हरदास एलन के नक्शे कदम पर चलकर पूरे देश के दबे कुचले दलितों, मजदूरों और असंगठित कामगारों के लिए संघर्ष कर हर क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। दादा साहेब नारायण हरि कुंभारे, इनका जन्म हमारे ही बस्ती में हुआ था और मैं एक घर छोड़ के बाजू में मेरा घर था। पिता हरि तथा माँ लक्ष्मीबाई को राधाबाई, सुधा, नारायण, अनुसया, मनोरमा और मनोहर नाम के 6 बच्चे थे। दादा साहब उस परिवार के बड़े पुत्र थे। दादा साहब की प्राथमिक शिक्षा सरकारी IEM स्कूल कामठी में हुई और 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने पटवर्धन हाई स्कूल नागपुर में शुरू की कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया और पिता, जो कि अंग्रेजों के यहाँ खाना बनाने का काम करते थे, उन्हें भी काम के सिलसिले में अविभाजित भारत के कराची शहर में जाकर रहना पड़ा। तब घर का सारा बोझ बड़े लड़के दादा साहब पर आ गया। दादा साहब पढ़ाई में कुशाग्र थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए मॉरिस कॉलेज नागपुर में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई शुरू रखी। पिता की नौकरी दूर होने से कई बार वे पैसा भेजने में असमर्थ हो जाते थे, जिस कारण दादा साहब को अपने भाई बहनों के साथ कई बार भूखे पेट
रहना पड़ता था। आखिर उनसे रहा नहीं गया और उदर निर्वाह के लिए उन्होंने पढ़ाई के साथ पैसा कमाने के लिए काम धंधा शुरू कर दिया और काम धंधे के साथ बाबू हरदास एलेन के मार्गदर्शन में चल रहे स्वतंत्र मजदूर पार्टी के कार्यों में सम्मिलित होने लगे। मगर 1939 में बाबू हरदास के असामयिक निधन से मध्य प्रांत में उनके जैसा तेज तर्रार और लोकप्रिय नेता नहीं रह गया था। फिर भी बाबू ने आम्बेडकरी आंदोलन को इतने व्यापक पैमाने पर फैला दिया था कि अनपढ़ों के साथ उस जमाने के पढ़े लिखे नवयुवक भी आंदोलन में कूद पड़े थे। फिर युवा दादा साहब कैसे पीछे रहते। 1942 में नागपुर में जब ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का अधिवेशन हुआ, उस वक्त उन्होंने अपना काव्य संग्रह प्रकाशित किया उस अधिवेशन में। दादा साहब ने उस अवसर पर मराठी कविता संग्रह हृदयाचे बोल संपादित कर अपने अंदर के एक विद्रोही कवि को दुनिया के सामने लाया और वहीं से अपनी कलम को साहित्य की ओर मोड़कर दैनिक सिद्धार्थ का संपादन शुरू किया। 1951 में दादा साहब ने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की और नियमित वकील बन गए। मगर तब तक कामठी शहर बीड़ी उत्पादन का केंद्र बन गया था। दूर दराज के दलित, खेतीहर मजदूर, अल्पभूधारक किसान काम धंधे की आस के साथ इस शहर में आकर बस गए थे। कामठी शहर में मजदूरों की बाढ़ आने से बीड़ी उद्योग में लगे कारखाना मालिकों की भवें तनने लगी और उन्होंने कानूनन योग्य मजदूरी देने में आनाकानी करना शुरू कर दिया। 1000 बिघाईवर 1 रुपया। नतीजा मजदूरों पर भूखों रहने की नौबत आई और तभी नए नए वकील बने दादा साहब ने बीड़ी मालिकों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिस कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़कर मजदूरों की जायज मांगे मंजूर करवाई। वहीं से उन्हें बीड़ी मजदूरों के नेता के तौर पर मान्यता मिली और लोग उन्हें घर का बड़ा भाई मतलब दादा साहब के उपनाम से पुकारने लगे। उसके बाद दादा साहब ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तुरंत बीड़ी मजदूर संघ को पुनर्जीवित कर घूम घूम कर अनेक जगह शाखाएं खोली और संगठन को कई गुना मजबूत बनाया। उनका दायरा सिर्फ बीड़ी मजदूरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बुनकरों का, कोतवालों का भी संघ बनाया। कोल माइंस, मैग्नीज माइंस, मील मजदूर, कैजुअल टेलीफोन कामगार जैसी जगहों पर काम करने वाले कामगारों को भी एकजुट कर उनके भी संगठन बनवाए और उनके हक और अधिकारों के लिए भी लड़ते रहे। हर दिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिलने आते थे। बस क्या था, दादा साहब का घर न रहकर तब गरीब, दलित, बेसहारा लोगों का सराय बन गया था। उन्होंने खास तौर पर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ही 1952 में हरदास प्राइमरी स्कूल को स्थापित किया था। हमारे हरदास एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के जरिए माध्यमिक स्कूल है, हाई स्कूल है, उसकी शुरुआत दादा साहब ने 1962 में की। 1962 में उन्होंने हरदास एजुकेशन तथा कल्चरल सोसाइटी कामठी की स्थापना कर सरकार से पट्टित बंजर जमीन को अधिग्रहित कर शैक्षणिक कार्यों के लिए हरदास हाई स्कूल को शुरू किया और सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए संरक्षित जगह पर आज हम ड्रैगन पैलेस को देख सकते हैं, जो मदर नोरिको ओगावा मैडम ने खास तौर पर इंडो जापान मित्रता के प्रतीक के तौर पर पूज्य भंते काइसेन सुजुकी और ताइको सुजुकी तथा दादा साहब के कार्यों को समर्पित किया है। 15 जुलाई 1955 को उम्र के 32वें साल उनकी शादी प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर की सगी बहन नलिनी ताई के साथ हुई। स्वभाव से शांत नलिनी ताई एक गृहिणी थी। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि उनके पति पारिवारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति है। उन पर तो बाबा साहब के विचारों का समाज बनाने का भूत सवार है।
और धीरे धीरे नलिनी ताई ने भी अपने आप को उन्हीं के रंग में ढाल दिया। 9 पास हो गए थे तभी शादी हुई। एडजस्टमेंट करना जरूरी था। दादा साहब ताउम्र एक दिन भी घर के अंदर शांत नहीं बैठे रहे। रात तक काम करना और फिर सुबह उठकर काम में लग जाना उनका नित्य नियम था, जिस कारण वे हर काम को निपटने में सदा समर्थ रहते थे। फिर साल आया 1956 का, जब ऐलान हुआ धम्म क्रांति का और जगह चुनी गई नागपुर की दीक्षा भूमि। यह ऐलान नागपुर के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा आह्वान था। देश के कोने कोने से आने वाले लाखों अम्बेडकरी लोगों का जमघट, मगर हर कार्यकर्ता ने उसके हिस्से में जो भी काम आया उसमें उसने अपने आप को झोंक दिया। दादा साहब कुंभारे को इस आयोजन की अनेक जिम्मेदारियां दी गई थी, खास तौर पर सरकारी यंत्रणा के साथ समन्वय बैठाना, समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना। दादा साहब ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। इस धम्म क्रांति में लगभग 6 लाख लोगों ने बाबा साहब के आह्वान पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और इसी जन्म में फिर से उन्होंने पुनर्जन्म का स्वाद चख लिया। ऐतिहासिक धम्म क्रांति के बाद कुछ ही दिनों के अंदर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण से हर कोई मायूस हो गया था। तब धम्म क्रांति की लौ सदा दीक्षा भूमि पर जलती रहे, इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति की स्थापना की गई। दादा साहब नाहा कुंभारे जी स्मारक समिति में सक्रिय हुए और उन्होंने 1963 में जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का गठन हुआ, उसके कार्याध्यक्ष के तौर पे इस जिम्मेदारी को वहन करते समय एक आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। दादा साहब कुंभारे का न सिर्फ समिति की स्थापना में सहयोग रहा, बल्कि इस समिति को अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें समिति का कार्याध्यक्ष बनाया गया था। तब उन्होंने दीक्षा भूमि की जगह को अधिग्रहित करने के लिए स्मारक समिति की तरफ से शासन दरबार से निरंतर लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर 14 एकड़ जगह स्मारक समिति को हस्तांतरित की गई। वे यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उस जगह पर दीक्षा भूमि के साथ शिक्षा भूमि बनाने के लिए भी उन्होंने पुरजोर यत्न किए और डॉक्टर बाबा साहब महाविद्यालय की नींव उन्हीं के कार्याध्यक्ष रहते हुए रखी गई, जिस कारण उनके प्रयासों और कार्यों के सम्मान में महाविद्यालय के विशाल पब्लिक हॉल को उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जब डॉक्टर बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना का समय आया, तब दादा साहब कुंभारे की कार्यालयीन तथा संगठनात्मक कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इन सारी जवाबदारियों का भार सहते हुए भी उनकी एक आंख हमेशा बीड़ी मजदूरों पर लगी रहती थी। उन्हें जब भी लगता था कोई नई बात मजदूरों के कल्याण की है, तो वे तुरंत सारे काम छोड़कर उस काम के पीछे लग जाते थे। वे हमेशा बीड़ी मजदूरों से कहा करते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, मजदूर मत बनाओ। वे अपने भाषण में अक्सर कहते थे उनके बच्चे भी इंजीनियर्स और डॉक्टर बनेंगे। अंत में ऐसा हुआ कि उन्होंने सारे कामगारों को, बीड़ी कामगारों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। उस न्याय दिलाने के कारण आज से जो 2 पीढ़ी के पहले लोग जो बीड़ी बनाते थे, उनके जो आज वंशज है, ये हमारे उम्र के लोग हैं, हमसे छोटे जो लोग हैं, वो सारे के सारे दीक्षे बड़े हो गए, ऑफिसर बन गए, कोई कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। दादा साहब ने ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में सुधार न करवाकर बीड़ी मजदूरों को कामगारों का दर्जा दिलवाया। बीड़ी सिगार एक्ट का कायदा पास करवाकर बीड़ी मजदूरों के लिए घरकुल योजना, टीबी, कैंसर तथा मजदूरों के बच्चों के लिए स्वतंत्र अस्पताल जैसी योजनाएं सरकार से लड़कर शुरू करवाई। बीड़ी मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी
तथा उनके और साफ सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति सारी दादा साहब की ही देन है। किसी भी काम के प्रति कमिटमेंट, उत्साह, निरंतरता, लगन, सहजता और सत्य का साथ, इन्हीं गुणों के कारण दादा साहब अपने समकालीन राजनीति के धुरंधरों से अलग कर्तृत्ववान महापुरुषों के श्रेणी में ज्यादा बैठते हैं। वे इतने सहज थे कि डॉक्टर बाबा साहब के ग्रंथों को छपवाने वाली समिति में एक साहित्यिक भी बन जाते थे और धम्म के कार्यों को गति प्रदान करने वाले धम्म प्रचारक भी तुरंत बन जाते थे। नगर पालिका में हमने सभी मेंबरों ने एकजुट की ही नहीं ताकि दादा साहब कुंभारे को अध्यक्ष बनाया जाए। साल 1967 में वे कामठी नगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे और साल 1972 में वे राज्यसभा में चुनकर गए, जहां उन्होंने श्रम, उद्योग और अनुसूचित जातियों की समितियों में रहकर लोगों के संवैधानिक हितों के रक्षण का जिम्मा सजग रहकर बखूबी उठाया। 1972 में ही वे केंद्र सरकार के आरक्षण क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने सरकारी संस्था तथा सार्वजनिक उपक्रम में आरक्षण को लागू करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में वे लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संसद परिषद में भारतीय संसद के प्रतिनिधि के रूप में सहभागी होकर भारतीय लोकशाही की परंपरा को पुरजोर तरीके से दुनिया के सांसदों के सामने रखा, जिसकी तारीफ खुद तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखित स्वरूप में की थी। उसी साल वे राष्ट्रीय एकात्मता काउंसिल के संचालन समिति के सदस्य बनाए गए थे, जहां उन्होंने एशिया में फैले भारतीयों को राष्ट्र के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1977 का साल उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध तथा बौद्धों को अनुसूचित जातियों की तरह आरक्षण का लाभ दिलवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के अन्य नेता रासू गवई तथा CS आर्मुगम के साथ मिलकर दिल्ली बोट क्लब पर प्राणांत उपोषण शुरू किया। उन्हें समझाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर बड़े बड़े नेतागण आए, मगर उन्होंने लगातार 14 दिन तक भूखे प्यासे रहकर सरकार को टक्कर दी। उसी साल उन्होंने जापान, मंगोलिया, मॉस्को तथा फ्रैंकफर्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदों में भारतीय बौद्धों का प्रतिनिधित्व कर सारी दुनिया तक ये बात पहुंचाई कि भारत अब बौद्धमय होने की राह पर निकल चुका है। 1978 में उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब सांसदों को एक छत के नीचे लाकर दलित आदिवासी कल्याण महासंघ की स्थापना की और सामाजिक न्याय की लड़ाई नौकरी पेशा लोगों के लिए भी शुरू कर दी। आखिर सरकार ने उन्हें आरक्षण क्रियान्वयन उपसमिति के अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी। तब उन्होंने अन्यायग्रस्त अनगिनत नौकरी पेशा कर्मचारियों के प्रश्नों को न्याय देने का काम किया। यहाँ तक कि तत्कालीन एयर इंडिया के चेयरमैन JRD टाटा तक को उन्होंने समिति के सामने बुलाकर एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस में आरक्षण को लागू करवाया। ये उन्हीं का काम है कि आज बैंकों, बीमा कंपनियों में अनुसूचित जाति जनजाति को बड़ी संख्या में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 1978 में सांसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने बीड़ी मजदूरों को उनकी मेहनत का मालिक बनाने का संकल्प किया और कामठी में बीड़ी कामगारों की सहकारी पत संस्था शुरू की। फिर उसी पूंजी से बीड़ी निर्माण शुरू करवाया और एक मजदूर को कामगार से संस्था का मालक बनाया। आगे उन्होंने पूरे राज्य के बीड़ी मजदूरों को एक छत के नीचे लाकर महाराष्ट्र राज्य बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना की और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सहकारी तत्वों पर बीड़ी उत्पादन का काम शुरू करवाया। उनके मन में यह विचार सालों से चल रहा था कि जो बीड़ी मजदूर अपना घर बनाने में असमर्थ है, उन्हें सरकारी मदद से रहने लायक घर मिलने चाहिए। इसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहे।
जमीन के लिए कुम्हारे साहब ने बहुत प्रयत्न किया और उनको लाया। और आखिर 1980 में 11 हेक्टेयर जमीन उन्होंने कामठी में मजदूरों के लिए मंजूर करवाई और महाराष्ट्र में बीड़ी मजदूरों के लिए पहली कॉलोनी बनाई गई, जिसे दादा साहब कुम्हारे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। मजदूरों के लिए भविष्य निर्वाह निधि और पेंशन का आवंटन होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने 1982 में सुप्रीम कोर्ट में लगातार 6 दिनों तक मजदूरों की ओर से दलीलों पर दलीलें दी और आखिर उस लड़ाई को जीत कर ही हटे, जिसके बाद कानून बनकर वह योजना सन 1985 में अमल में लाई गई, जिसे बीड़ी कामगार भविष्य निर्वाह निधि तथा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। मगर इस योजना को लागू होते हुए वे देख नहीं सके। 14 अक्टूबर 1982 की सुबह उनके लिए कुछ अलग संदेश लेकर आई थी। उस सुबह 6 बजे मजदूरों का काम लेकर वे हमेशा की तरफ घर से निकले थे, मगर अचानक आए दिल के दौरे ने उनकी धड़कन को हमेशा के लिए रोक दिया। धम्म क्रांति और दीक्षा भूमि का कर्मठ योद्धा धम्म चक्र प्रवर्तन के मंगलमय दिन ही आने वाले पीढ़ियों को कर्म और त्याग का पाठ पढ़ाकर हमेशा के लिए मौन हो गया। उनकी समाधि कनान नदी के उसी पात्र पर बाबू हरदास के समाधि के निकट है, जहां हर साल 15 जनवरी को लाखों लोग एकत्रित होकर उन दोनों समाधियों को अभिवादन कर प्रेरणा लेते हैं। मरे नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, वो शहीद हुए बुनकरों के लिए, बीड़ी कामगारों के लिए और गरीब झोपड़पट्टी वालों के लिए। दादा साहब को अग्नि देते हुए उनके छोटू ने मन ही मन एक शपथ ली थी कि वह भी उन्हीं के जैसे वकील बनकर आजीवन सभी पारिवारिक सुखों का त्याग कर गरीबों, मजदूरों, दलितों की लड़ाई लड़ने में अपना सब कुछ लगा देगी। दादा साहब प्यार से जिसे छोटू कहकर पुकारते थे, वह छोटू आज छोटी न होकर सुलेखा ताई के नाम से धम्म कार्य और समाज कार्य में अपने आप को झोंक कर किसी वटवृक्ष के जैसे खुद धूप में तप कर सभी को अपनी छाया दे रही है। दादा साहब का जीवन नदी की उस धारा के जैसा था जो कभी ढलान में गिरकर भी जख्मी नहीं होती है। उसे कभी रास्ते में बिखरे छोटे छोटे रेतीले कंकर तो कभी विशाल पत्थर हमेशा रोकने के लिए मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, फिर भी वह निरंतर बहते रहती है। उस धारा को कोई अपने शीश पर लेकर खुद को पवित्र करता है तो कोई अपना शरीर धोकर उसे मटमैला करने की कोशिश करता है, फिर भी वह धारा सारे थपेड़ों को सहकर आखिर उस विशाल समुद्र में विलीन हो ही जाती है। उसी तरह दादा साहब ने भी हजारों दिक्कतों का सामना किया। उन्हें हराकर वे कर्मवीर कहलाए गए और अनगिनत लोगों के हृदय रूपी सागर में हमेशा के लिए बस गए।